के सीनियर लीडर हो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या चल रही है, इस बारे में थोड़ा सा व्याख्यान हो सर। पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपसे बेहतर मेरे हिसाब से और कोई नहीं जानता हो, क्योंकि आप ही रोज़ नित्य प्रतिदिन किसी न किसी न्यूज़पेपर में, किसी न किसी चैनल पे आप लोग ही व्याख्यान करते हो कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अभी रिसेंटली कितने वो घटनाएं बताऊं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके मतलब सरकार पे सवालिया निशान उठते रहे हैं। मतलब हर किसी को धमकी आना, तो कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ थोड़ा सा बयान दे दे तो उसको धमकी आ जाती है, चाहे वो किसी रिलीजन के बेस धमकी दिला दे, कोई चाहे किसी आतंकवादी संगठन की तरफ या किसी गैंगस्टर की तरफ से धमकी दिला दे। मतलब सरकार का उसमें पूरा हाथ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस समय इतनी बदहाल है कि जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है पंजाब में। लोगों को मतलब एक जो ये जो सरकार सेंटर में जाके बोलती है ना कि बोलने की आज़ादी, यहाँ पंजाब में सबके जितनी भी कोई अदर पार्टीज़ हैं, खासकर बीजेपी या हिंदू नेता जितने भी हैं, उनसे बोलने की आज़ादी तो बिल्कुल छीन ली गई है। हिंदू में कई लोगों के कत्लेआम हुए पंजाब में, उस बारे में क्या कहना चाहिए? उसके ऊपर उसके पीछे सरकार का स्पष्ट हाथ है, सरकारी तंत्र उसके पीछे लगा हुआ है। यदि सरकार की देखो पीछे हाथ ना हो तो कोई कैसे शरेआम करपाने लहराएगा। शरेआम रास्ते में चलते हुए जिन लोगों को सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, क्या उस सिक्योरिटी से भी पूछा गया कि यदि सिक्योरिटी थी तो सिक्योरिटी क्या काम करती है उस समय? क्या सिक्योरिटी ऐसी दी जाती है लीडर्स को जो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा करने में कामयाब ना हो? सर दूसरा सवाल है, पंचायती इलेक्शन भंग हो चुके हैं कितने टाइम से, सरकार पे जो आम आदमी पार्टी सरकार है क्यों लेट कर रही है पंचायत इलेक्शन की, पीछे क्या वजह से? तो जो आपने बोला कि पंचायतें जो लगभग पिछले काफ़ी समय से पंजाब में भंग कर दी गई हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, इनका उद्देश्य था कि गाँव में घुसना, गांव में घुस के पंचायतें जितनी भंग कर दी और पंचायतों के ऊपर जितने भी अपने ऑफिसर उनको डिप्यूट कर दिया गया कि पंचायतें आप देखो पंचायतों की कितनी ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनें हम हड़प कर सकते हैं पंचायतों में करके उनका सर्वे किया जाए। कितने लोग हैं जो आप इनको लगता है कि जो पंच सरपंच बनने में काबिल थे उनको हमने घर बैठा दिया, अब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि या तो वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें या वो इलेक्शन मोड से हट जाए। मतलब बट जो राजनीति में आ गया, जिसको लगता है कि मैंने देश के लिए काम करना है, वो कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आएगा, कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। वो हमेशा जो काम करता है वो काम करता रहेगा। एक शहर से बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है साफ सफाई, PMC रह चुके हैं, तो साफ सफाई का जो चल रहा है इसमें मेयर और MLA साहब की बड़ी खींचातानी चल रही है और शहर में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, इस बारे क्या कहना चाहिए? तो शहर की जो सफाई है ना, वो तो जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से, जैसे पहले कॉर्पोरेशन में था, कॉर्पोरेशन में जिस दिन से मेयर साहब आए हैं उस दिन से जो पुरानी वाली जो कंपनी थी जिसको आउटर रोड्स का B रोड या C रोड A रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि सफाई करते थे, रात को सफाई होती थी, बहुत बढ़िया शहर साफ सुथरा था। देखो उसी तर्ज पे चंडीगढ़ ने उसी कंपनी को ठेका दे दिया और चंडीगढ़ साफ सुथरा है, जबकि उस समय चंडीगढ़ में गंदगी होती थी, यहाँ सफाई होती थी। अब बिल्कुल उल्ट हो गया है। सफाई में लेके दोनों में आपसी खींचतान ये है कि मेयर किसका बने। देखो मेयर के लिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अब मेयर के लिए एक दूसरे पे दबाव बनाया जा रहा है, एक दूसरे के जो MC हैं कभी वो उसके पाले में होते हैं, कभी उसके पाले में होते हैं। तो मतलब ये एक चूहे और बिल्ली वाली जो गेम है वो खेली जा रही है। यहाँ कुछ नहीं है, लोगों को दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं है, अंदर से दोनों एक है, सिर्फ ऊपर से है। इनको ये पता है कि फंड तो हैं, हमने खर्चने नहीं है,
ना खर्चने का कारण लोगों को उलझाए रखना कि देखो जी वो तो एमएलए साहब नहीं करने दे रहे, एमएलए साहब कहेंगे कि मेयर साहब नहीं करने दे रहे, वहाँ कारपोरेशन उनकी है जी, हम कैसे करें, वो कह रहे सरकार उनकी है। मतलब ये आँख में चोने की जो खेल खेल रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। यदि आपस में तुम दोनों बिखरे हो तो आप सेंटर में एक क्यों हो, यदि सेंटर में एक हो तो यहाँ क्यों नहीं है। वर्मा जी, शिरोमणि अकाली दल के बारे में अगर पंजाब में बात की जाए, जब आपके साथ बीजेपी का और आपका गठबंधन था शिरोमणि अकाली दल का, उस टाइम पर छोटे और बड़े भाई की बातें चलती थी, लेकिन आज जो है शिरोमणि अकाली दल जो है एक तरह से डूबता हुआ जहाज़ नज़र आ रहा है। क्या कहोगे? और मतलब काफ़ी उसकी स्थिति काफ़ी डाउन हो चुकी है, इस चीज़ को कैसे देखते हो आप लोग? देखो, जो अपने घर को ना संभाल पाए ना, उन दलों का यही हाल होता है। और दूसरा वो दलों का हाल होता है जो पारिवारिक दल होते हैं। श्रोमणी अकाली दल भी देखो एक पारिवारिक दल बन के रह गया हुआ है, और वो एक डूबता जहाज है। आपने जैसा कि बिल्कुल ठीक कहा, कारण है कि उनके पास रीति कुछ नहीं रही। अब भाजपा ने उनको नहीं छोड़ा था, उन्होंने भाजपा को छोड़ा था। भाजपा आज कल भी उनको पंजाब में अपना बड़ा भाई मानती थी, आज भी बड़ा भाई मानती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने कभी आज तक गलत बयानी नहीं की, यदि गलत बयानी हुई होगी तो उनकी तरफ से हुई होगी। और जैसा आप कह रहे हो डूबता जहाज तो होगा जब हम अपने परिवार को लेके ही हर नीति और रीति बनाएंगे। तो जो पार्टी में जितना वर्कर काम कर रहा है उनको कब टाइम मिलेगा, कब मौका मिलेगा? कांग्रेस का भी यही हाल हुआ था। तो आप भी बाकी शिरोमणि अकाली दल की जो समूची लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, वो बार बार डिमांड कर रही है कि सुखबीर सिंह बादल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप भी इस बात को मानते हो कि अगर पार्टी को बचाना है तो इस्तीफ़ा देना चाहिए? तो ये इनका पार्टी का श्रोमणी अकाली दल का अपना आंतरिक मामला है, उसमें हम ना दखल दे सकते, ना हम उनको कोई ऐसा कह सकते कि वो ना इस्तीफ़ा दे ना दे। देखो इनकी आपसी कला है, वो तो आज नहीं कल उनको देना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब में बीजेपी अगर बात की जाए पंचायती चुनाव में, तो आप लोगों का कैसी भूमिका होगी, क्या देखते हो आप लोग? क्योंकि अगस्त में सुनाई दे रहा है कि अगले महीने पंचायत के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसके लिए तैयारी किस तरह से आप लोगों की? पंजाब में जो बीजेपी की तैयारी है वो आपने एमएलए के इलेक्शनों में आप भली भांति देख चुके हो कि पंजाब में बीजेपी की तैयारी किस स्तर पे है। जो पार्टी लगभग 7 से 8 लाख वोट पंजाब में टोटल लेती थी, आज उसने लगभग 25 लाख ही इस एमएलए के इलेक्शनों में वोट ली है। और उसने अपना कद बढ़ाया, उसने अपनी जो पैठ है, जहाँ वो शहरों तक सीमित पंजाब में बीजेपी होती थी, आज वो हर गांव में बीजेपी जा चुकी है। चाहे किसी गांव में एक परिवार बीजेपी का हुआ है, चाहे 100 परिवार बीजेपी का हुआ, पर हर लगभग पंजाब के 80 से 90% गांव ऐसे थे जिनमें बीजेपी ने अपना बूथ लगाया था, बूथ लगाने में कामयाब हुई थी। देखो एमएलए के इलेक्शनों में हमने बूथ लगा के उस पर कार्यकर्ता हमारा बैठा और वोट डलवाई है, और हर गांव में लगभग 80 से 90% गाँव ऐसे थे जिनमें हमें ऐसा नहीं था कि कोई वोट ना पड़ी हो। जबकि हमें कोई आज से 5 या 7 साल पहले गांव में बीजेपी के नाम से भी एलर्जी करते थे, ऐसा था, माहौल बनाया गया था हमारे गाँव से। पर आज माहौल एक पॉजिटिव माहौल है। आप आने वाले समय में देखोगे कि बीजेपी पंजाब में अपना कितना कद बढ़ाएगी, और पंचायतें और जिला परिषद जितनी भी है और आने वाली कॉर्पोरेशन है उसमें बीजेपी अच्छा परचम लहराएगी और अपनी पंचायतें बनाएगी, अपने जिला परिषद के मेंबर बनाएगी। सर, पंजाब से एक और जुड़ा सवाल है कि वारिस पंजाब के जो अमृतपाल सिंह हैं, एक्चुअली वो एमपी बन चुके हैं, डिब्रूगढ़ जेल में भी हैं, और उन्होंने मतलब कि लेटर भी लिख दी है कि उसके बारे में बातचीत चल रही है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी हाल में पंजाब में उनके भाई जो है वो आइस ड्रग्स में उस पर पकड़े गए मामले में, उसको किस तरह से आप देखते हो? देखो यदि सरकारी एजेंसियों ने उनको पकड़ा है और सरकारी एजेंसियां भली भांति जानती होंगी कि यदि वो उसमें लिप्त है तो पकड़ा होगा। मैं नहीं मानता कि यदि किसी ने पकड़ा तो लिप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका हाथ होगा। आप मानते हो कि उनके भाई को जो नशे के साथ पकड़ा गया वो भी कहीं कहीं संलिप्त है, जबकि उनके फादर जो है अमृतपाल सिंह के जो पिताजी है उनका ये कहना है कि साजिश के तहत किया जा रहा है सारा कुछ? देखो ये तो अमृतपाल का परिवार या उनको कवर करने वाले लोग जानते हैं, या सरकार अच्छी तरह जानती है कि कौन लिखता है कौन नहीं लिखता। यदि कोई होगा तो सामने आएगा।
सर एक और सवाल है कि राहुल गांधी अभी मतलब कि दौरा कर रहे हैं, देश के अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल अभी उन्होंने दौरा किया है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, मुसीबतें बहुत है, जबकि देश के प्रधानमंत्री किसी बड़े उसमें शाही विवाह में मतलब कि आनंद ले रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? तो शाही परिवार में उन्होंने तो अंबानी का नाम लेकर डायरेक्ट कहा, शाही परिवार में उन्होंने तो राहुल गांधी ने तो अंबानी का नाम लिया है। जी, तो अंबानी एक बिजनेसमैन है, क्या उसकी जो परिवार की शादी हुई है उसमें कौन सी पार्टी थी, कौन सी इंडस्ट्री थी जिसको न्योता नहीं था, और कौन सी पार्टी थी या इंडस्ट्री के लोग थे जो वहाँ नहीं पहुँचे? पहले राहुल गांधी ये बताएं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जितना वो शादी में पैसा करते रहे, यदि उतना वो गरीबों को दे देते, आज गरीब ना होते, तो क्या 70 साल से गरीबी आपने ख़त्म कर दी थी? क्या आप उस शादी में कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे जो शादी में गए हैं, क्या आपने उनको रोक दिया शादी में जाने? क्या आपकी जो इंडी गठबंधन के जितने भी नेता थे, जैसे समाजवादी पार्टी या और पार्टियों के, क्या आपने उनको भी रोका था जाने के लिए? क्योंकि अंबानी के रिलेशन या तो सिर्फ 2014 के बाद या 2004 के बाद बने होंगे। फिर तो बताएं राहुल गांधी। अंबानी जो है ना 1980 के दशक में जो रिलायंस इंडस्ट्री ग्रो हुई है, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस लगभग आज की डेट में भी आप अलग अलग राज्यों में देखो, जहां कांग्रेस की सरकार वर्किंग में है, वहां अंबानी या अडानी के पास क्यों ठेके दे रहे हैं? कारण क्या है? देखो, ये जो बिजनेसमैन है ये किसी पार्टी के नहीं होते, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना। उन्होंने जितनी भी सरकारें जो सेंट्रल की या स्टेट की, उन्होंने तालमेल बना के रखना है। तालमेल इन द सेंस काम के लिए। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के एक बढ़िया लीडर होने की वजह से वो अपनी बातें इसलिए पीएम को घेरते हैं, इसलिए अपनी बातें करते हैं कि दूसरे लीडर नहीं करते? उनका एक राइट बनता है अपोजिशन होने करके। वो आज की डेट में देखो 52 से 99 पे पहुंच गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि 99 नंबर मैंने ले लिया, 100 में से लगता है उनको कि इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। अदरवाइज़ उन जब भी कोई बयान भी देते हैं ना, आप उनके चेहरे को देखो, उनको ऐसे लगता है जैसे कोई जोकर या कोई एक हास्य कलाकार होता है ना, वो उनके जो चेहरे की आप बनकर देखोगे तो ऐसी लगती है आपको। उनकी एक लीडरों वाली क्वालिटी नहीं है उनमें, उनके चेहरे की झलक भी लीडर वाली नहीं है। तो लीडरशिप क्या करेगा ऐसा बंदा? ये तो गलती से लोगों ने एक उनको 99 सीट दे के आज अपोजिशन का लीडर बना दिया। अदरवाइज 10 साल तो अपोजिशन की लीडर भी नहीं बनने के लायक थे। सर एक मोहाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जिस तरह सफाई की जो व्यवस्था आपने देखा होगा, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, डंपिंग ग्राउंड कहीं पर प्रॉपर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, जगह उसके लिए कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। तो कुछ जो काउंसलर हैं, अभी उन्होंने धरना दिया था मेयर के ऑफिस के बाहर, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को भी लेकर मेयर के ऑफिस का घेराव करेंगे। क्या आप लोग सहमत हो? आपको भी जाना चाहिए? ऐसी जगह पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उनका साथ देना चाहिए? शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। काउंसलर गए थे मेयर के ऑफिस का, कहते हैं हमने घेराव करना है, तो सबसे पहले तो एमएलए के ऑफिस का घेराव करें। तो सबसे पहले तो उनको एमएलए के ऑफिस का घेराव करना चाहिए। यहाँ पे सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। एमएलए किसका है? आम आदमी पार्टी का। यदि डंपिंग ग्राउंड का जो इशू है, देखो सरकार लेवल का इशू होता है, मेरे हिसाब से शायद कारपोरेशन लेवल का इशू नहीं होता, ठीक है ना। कारपोरेशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, पर सरकार ने भी उसमें बहुत आप तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बोलती है कि दिल्ली में जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे जब कारपोरेशन का भी इलेक्शन हुआ दिल्ली में, कि 1 साल के अंदर आपको पहाड़ नजर नहीं आएगा। आज आप दिल्ली में एंटर करो, आपको लगता है कि पहाड़ खत्म कर दिया आपने? कारपोरेशन अब तो उनकी है, सरकार उनकी है दिल्ली में, तो ऐसे यहाँ पे। तो ये जो काउंसलर धरना दिया था अभी लास्ट टाइम इन्होंने वहाँ पर मेयर के ऑफिस के बाहर, क्या लगता है? क्योंकि लोगों ने इनको चुनकर भेजा हुआ है, वहाँ पर मिनी असेंबली में गए हैं, तो ये लोगों के हक की बात करने के बजाय ये सारा कुछ एक ड्रामा है, ड्रामा किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? इसको किस शब्दों में आपके लिए कौन सा शब्द इसके लिए? एक टोटली ड्रामा है। उनको लगता है कि काउंसलर जितने भी चुने गए हैं ना, ये आपसी खींचतान ऐसी है, इनको अब लोगों की समस्याओं जितनी जुड़ी समस्याएं ना, उनमें वर्किंग कर नहीं पा रहे, ये कर नहीं पा रहे, तो लोगों को जवाबदेही है। अब लोग उनकी टांगे खींच रहे हैं,
टांगे खींच रहे तो क्या करेंगे, वो एक ड्रामा करेंगे, धरना कर रहे हैं जी, ये देखो जी यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। यार आप बने हो, काउंसलर बने हो, देखो मेरे मदर भी यहाँ 15 साल काउंसलर है, हमने भी वर्किंग की है, ऐसे नहीं है। वर्किंग करना एक काउंसलर का अपना एक दायित्व बनता है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज़ क्या है लोगों के प्रति। यदि लोगों ने मेरे को वोट डाल के जिताया है तो मेरा एक कर्तव्य बनता है, जितने आप पब्लिक हित के काम है पहले उनको तवज्जो दो, ना कि अपने हित के कामों पर। आज की डेट में जितने भी काउंसलर है वो सारे बिजनेसमैन बने हुए हैं। कोई तो देखो ठेकों में बिजनेसमैन है, कोई ठेकेदार कारपोरेशन के ठेकेदारी कर रहे हैं, मतलब कोई अदर जितने भी या एमएलए के साथ बिजनेसमैन हो गए या मेयर के साथ बिजनेसमैन हो गए। तो आज की डेट में वो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रह गए, वो सारे बिजनेसमैन हैं। लेकिन वर्मा जी, लेकिन बिल्कुल वर्मा जी, आप लेकिन क्या कहते हैं, उनको नहीं आप टारगेट करो, मेयर को आपने टारगेट नहीं किया। मेयर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनकी भी तो एक जवाबदेही बनती है, शहर की सफाई व्यवस्था को तो लेकर बनती है। मेयर का तो मैंने नहीं बोला, मैं तो बोला दोनों का। मैं कहाँ मेयर को कह रहा हूँ, मेयर से देखो यदि मेयर वो बने हैं, उन्होंने मेयर बने रहे ना, तो उनको देखो जो शहर की मेन समस्याएं हैं उनके ऊपर तो प्रॉपर गौर करना ही पड़ेगा। यदि उनको लगता है कि हमारा उसमें कहीं सहयोग वो ले सकते हैं तो हम सहयोग देने को तैयार है, कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर उनको जो जिस काम के लिए वो मेयर बने हैं वो कॉरपोरेशन के बने हैं, कि मोहाली एक कॉरपोरेशन पंजाब की एक एंट्री है, बिल्कुल तो चंडीगढ़ राइट सर। चंडीगढ़ इससे सटी हुई कॉरपोरेशन है। हमें जो कंपटीशन में रहना चाहिए, चंडीगढ़ कॉरपोरेशन के साथ कंपटीशन में रहना चाहिए, कि वहाँ यदि ऐसा काम हो रहा है तो हम उससे ज़्यादा बेटर करते हैं। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल है आपसे कि मेयर से सीधा सवाल है आपके लिए आपसे कि अगर मेयर की कार्यप्रणाली को देखा जाए, मोहाली के मेयर को अगर नंबरों की बात की जाए तो कितने नंबर देंगे आप मेयर साहब को? कारगुजारी में कितने नंबर दो, मेरे को तो यही नहीं समझा रहा कि नंबर दें भी कैसे दें। अगर 20 में से बात की जाए, 10 में से की जाए तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 20 में से 10 में से क्या करेंगे आप? हमने 5 साल पहले जब हम काउंसलर थे मेरे मदर यहाँ पे, तो हमने ये मंदिर 9 फेस था, उसके सामने एक जिम लगवाया था। तो आप जिम जाके देखो, आप लगभग वो लोगों ने नटों से टाइट किए हों, उसके जितने भी हाथ पैर टूटे पड़े हैं। झूले देख लो आप, वो नए लगा रहे हो आप, यार जो पुराने झूले हैं उनकी तो रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस तो कर दो। जो चेयर्स लगाई हैं उनको मेंटेनेंस करो, ये तो नहीं आप कहीं भी चेयर उठा के लगा दो। अब 9 फेस है, फोर्टिस हॉस्पिटल में बैक पे वो आती है, बस आती है, ना कोई बस शेल्टर है वहाँ पे, ना कोई बुजुर्ग या बच्चों के बैठने के लिए कोई कुर्सी रखी हुई है। वहाँ कम से कम आप 2 बेंची रखवा दो। वहाँ जो बुजुर्ग है धूप में बैठते हैं, आप बच्चों को लेने जाते हैं, स्कूली बच्चों को, वहाँ 2-4 कुर्सियाँ लगवा दो, 2 कुर्सियाँ लगवा दो। आपने लोगों के घरों के बाहर तो कुर्सियाँ लगवा दी, यहाँ जरूरत नहीं थी। जहाँ जरूरत था वहाँ कुर्सियाँ भी नहीं लगवा पा रहे। तो आप नंबर देने से क्यों सर गुरेज कर रहे हैं? नंबर कितना देना चाहेंगे? 10 में से कितना मैं नंबर? नंबर देने में सक्षम ही नहीं, क्या नंबर दूँ कहाँ से? क्या एक? मैं तो 10 में से 2 नंबर दे सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।